Yes, ma'am, you can start now. अस्सलाम Thank you. वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हम लोगों का आज फर्स्ट डे आफ्टर वीकेंड। आई थिंक आप लोगों का संडे शायद, आई डोंट नो पाकिस्तान में संडे होना होता है या नहीं, बट हम लोग का आज फर्स्ट डे था। सो वी वर क्वाइट बिजी इन आवर ऑफिस और बट एनी हाउ वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह। ओके ओके सो क्विक रीकैप कोई करना चाहेगा बिफोर वी स्टार्ट टू द नेक्स्ट सेक्शन? अभी तक हमने क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है? जी, आप बताएँ। आपका नाम ओके नजमी। यस नजमी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमने पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में बतानी है सारे बताने हैं। ओवरऑल अभी तक जो भी हमने किया, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। ओवरऑल हमने पहले हमने ओवरव्यू लिया था कि मतलब और हमें लूप है और मतलब हमने ये पढ़ा था कि हमारा एजेंडा क्या होगा। जैसे हमने किसके बारे में पढ़ना है, फिर वाई एम एल के बेसिक्स देखने हैं, फिर हमने पैकेजिंग क्या होती है, एम एल फ्लो, एम एल एक्सपेरिमेंट्स, डॉकर फॉर मशीन लर्निंग और बिल्डिंग एम एल एप्स यूजिंग फास्ट एपीआई, ये हमारे एजेंडे में था। और फिर हमने उसके बाद अगले लेक्चर में मतलब हमने पहले लेक्चर ओवरव्यू किया था, अगला लेक्चर हमारा जो था वो डेवऑप्स और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है ये बताया था। ये था कि मशीन लर्निंग और डेवऑप्स मतलब हमने एक डायग्राम हमने पढ़ी थी जो मतलब जैसे मैथ्स में एक डायग्राम होती है जो हम वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ। फ्लोचार्ट? बट एक बड़ी सर्कल्स बनाए थे जो मतलब डेवऑप्स और मशीन लर्निंग में जो, हाँ जी जी, ऊपर ये जो है ओके, ये वाली डायग्राम जो सर्कल्स हैं जिसमें मशीन लर्निंग है एंड डेवऑप्स है और उसके बीच में मतलब हमारे पास एमएल लूप्स आ रहा है, फिर हमारे मेरा पास ख्याल ये है इसको डेटा वेन डायग्राम कहते हैं शायद। इवेंट जी। डायग्राम टाइप। और वेन इस बात का डायग्राम क्या कहते मतलब है? इन इन सर्कल्स का और इनके इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? व्हाट आप इस इन सर्कल इन डायग्राम से क्या आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन? मैम मतलब ये बता रहा है ये डायग्राम एमएल लूप्स मतलब जैसे ये हमारे पास तीन तीन जो हैं वो जैसे मशीन लर्निंग है, डेवऑप्स, डाटा इंजीनियरिंग, इसमें मतलब ये तीनों को जो एक कॉमन ये पॉइंट बना हुआ है ये एमएल ओप्स कहलाता है। मतलब ये है कि इनका जोड़ है ये सारा एमएल ओप्स। हाँ, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन है। और ओके। हुँ, जी, ये इंटरसेक्शन है, जी जी। एंड फिर हमने सी आई सी डी के बारे में पढ़ा था। अ, इसका इसका ओवरव्यू अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है। एंड आगे हमने फिर एमएल पिछले लेक्चर में हमने एमएल लूप्स आपकी आवाज़ पाइथन ना पढ़ा। कभी-कभी थोड़ी पीछे चली जाती है। आप थोड़ा-सा ऊँचे बोलेंगे? थोड़ा माइक के अब आ करीब। रही है जी, मैम जी। आवाज? जी, जी, अब सही है। जी। अच्छा, मैं एमएल लूप्स पाइपलाइन का थोड़ा बता देता हूँ। यही सी डी का जो शेयर करना चाहेगा वो कर लें। एमएलओस पाइपलाइन में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डाटा कलेक्शन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और डाटा गैदरिंग या डाटा कलेक्शन, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट सोर्सेज डाटा सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं अपने, मतलब हमारे पास जो भी हमने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है या इस तरह जो एआई ट्रेन करनी है तो वो हमारे पास क्या डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है। हमने पढ़ा था कि हमने एपीआई के थोड़ी से इस बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो ब्रिज जो होता है हमारे डेटाबेस में और हमारे डेटा सोर्स में। हम हमारा डेटाबेस होता है और डेटा सोर्स जो भी है उसके बीच बिटवीन जो एपीआई है वो क्या कैसे एक्ट करती है, ब्रिज। ये एपीआई का जो है ना वो डायग्राम में एक्चुअली में शो किया गया था जो एमएलओस की पाइपलाइन की डायग्राम थी। हुँ, नाइस। हमने ये देखा था और फिर हमने ना ये स्टेप्स देखे थे सारे के डेटा कलेक्शन, क्यूरे ये वाली डायग्राम जो है ना जिसमें एआई का, इसमें जो है हमने तीन चार स्टेप और पढ़े थे। जैसे हमारे पास ना मशीन लर्निंग में पहले हमारे पास प्री प्रोसेसिंग होती है,
और ये जो स्टेप हो गया ना पहला वाला, जैसे ये जो येलो डॉटेड लाइन में है, उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर लिखा हुआ है कोलैबोरेशन, ये तीन चार स्टेप्स ये हैं, जैसे प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, एवेल्युएशन होती है हमारे जो मशीन लर्निंग की मॉडल है। और उसके बाद हमारे पास हमने क्यूरेट के बारे में पढ़ा था कि मतलब हम ये क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं अपने डाटा को, फॉर्मेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं और आउटलायर्स आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। और अपने ये क्यूरेट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्यूरेट में हम क्या करते हैं। क्यूरेटिंग डेटा, इसमें हम एक और चीज करते हैं, क्वालिटी की डेटा क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद हम तीसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअली में ये लूपी डायग्राम जी, ये लूप वाली डायग्राम है। इसमें हमने तीसरे स्टेप पे क्या किया था, वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था कि डेटा वैलिडेट का एक स्टेप होता है हमारे पास, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ डाटा एंड रेलिवेंस ऑफ डाटा। मतलब हम अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं, डाटा उसके रेलिवेंट होना चाहिए उससे। और उससे पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, जो हमारे पास डेटा होता है वो हमने क्लीन भी किया होता है, ठीक है, वो क्यूरेट होता है और बाद में वैलिडेट कर रहे हैं। और सर हमारे पास फोर्थ से आगे ट्रेनिंग, हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ना मतलब मशीन लर्निंग में हम जब कोड लिखते हैं मशीन लर्निंग का, तो उसमें हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करते हैं। मतलब ट्रेनिंग डाटा अलग होता है, टेस्टिंग डाटा अलग होता है। और जब मॉडल ट्रेन हो जाता है डेटा के ऊपर, फिर वो अपने आप को टेस्ट करता है, जो कि उसके पास हमने टेस्ट डाटा अलग रखा होता है। तो वो उसको वो टेस्ट हो रहा होता है उस पे, और हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। अब प्रिडिक्शन के लिए ना अनसीन डेटा होता है। हमने ये पढ़ा था कि हम प्रिडिक्शन अनसीन डेटा पे करते हैं कि वो किस हद तक मॉडल हमें जो है वो सही जवाब देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन में क्या होता है, दिस फेज कंटेन डिफरेंट मैट्रिसेस एंड स्कोर्स फॉर एवेल्युएटिंग डेटा। मतलब इसमें हमारे पास ना जो है ना, जब हम एवेल्युएशन पे ये मशीन लर्निंग के हम कोड में ही शामिल कर रहे होते हैं, ये जो एवेल्युएशन होती है, इसमें हमारे पास ना कुछ किस्म के ये जैसे एक्यूरेसी, रिकॉल, F1 स्कोर, प्रिसीजन के वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये एक्चुअली में जो मॉडल की है ना, वो प्रिसीजन और एवेल्युएशन कर रहे होते हैं हम मशीन। देन हमारे पास डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। हम्म, जी, जी जी कंटिन्यू करें। प्रोडक्शन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में और और उसका क्या होता है कि वहां पे भी प्रिडिक्शन हो रही होती है रियल टाइम डाटा के ऊपर, और एक्चुअली में वो भी अनसीन डाटा होता है। तो उससे उससे हमारा क्या होता है कि हमें और ज्यादा मतलब मॉडल का मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है। हम उसमें से मतलब उसमें हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं, या उसमें से कोई मतलब अगर कोई पार्ट नहीं सही चल रहा उसके ऊपर और काम करेंगे, या कोई अगर कोई फीचर फजूल है या काम का नहीं है तो वो हटा भी सकते हैं। ये डिप्लॉयमेंट में हमारे पास ये चीजें भी आ जाती हैं। आगे हमने फिर मॉड्यूलराइजेशन देखा था। मॉड्यूलराइजेशन, मॉडल मॉनिटरिंग, मॉडल अपडेटिंग, के हमने। और मैम इनको भी करना है या ठीक है? बस ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम नेजमी? जी नजमी हसन, मैं रीनेम कर देता हूँ आई थिंक ये। या ओके, नजमी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैम मैं लाहौर में होता हूँ, मिनहाज यूनिवर्सिटी। ओके नाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ना कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, इन्होंने जो ट्रेनिंग डेटा का बोला है, ये आपने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। यहाँ पे जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना, हम उसको जो है ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में करते हैं डिवाइड। तो इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा जो है ना वो अलग चीज़ है, मतलब वो अनसीन डेटा है। लेकिन आपने बताया था कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसी को हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी रेशियो जो है ना वो 80 या 20 होती है। नॉर्मली नॉर्मल। जी नजमी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आपने बताया था बिल्कुल। एक्चुअली में शायद मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं वही समझाना चाह रहा था। जी थैंक यू सो मच। मुझे आप बताएं कि थैंक आप यू। लोगों का मोटिवेशन जब आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, माशाल्लाह,
आई मीन आई एम सुपर इम्प्रेस्ड जितने आप लोग मोटिवेटेड है माशाल्लाह, और जिस तरह नोट ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एंड द वे यू समराइज, उससे अंदाजा होता है कि आप लोग बहुत कीनली सेशन अटेंड कर रहे हैं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की मोटिवेशन क्या है इस लेक्चर को लेते वक्त. मैं तो सुबह से वेट कर रहा था लेक्चर का। ओके, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्या क्या सबसे आप लोग लाइक आपका क्या मोटिवेशन, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है. Ma'am, your way of teaching and the interaction with students. ओके, थैंक यू. व्हाट एल्स. मैम नो डाउट आप फैंग कंपनी में जॉब कर रही हैं तो ये भी इंटरेक्ट करता है कि हम आपसे लर्निंग करके इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द वहाँ पहुंचेंगे ड्रीम जो है। इंशाल्लाह. व्हाट एल्स. मैम मैम आपने जो मतलब ये तैयार किया है, जो जी. आपने मतलब ये मटेरियल तैयार किया हुआ है, मतलब जो आप मटेरियल हमें प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे जो ये डाटा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए है, इंटरेस्टिंग है, और हम इस चीज़ को देखते हुए भी हो जाता है, अट्रैक्शन होती है। या ओके, थैंक यू सो मच. मैम ये जो फील्ड है वो से मोटिवेटिंग है जी. क्योंकि आगे इसका फ्यूचर है। मैम हाँ, ये जो फील्ड है एमएल ऑप्स की ये इट्स सेल्फ मोटिवेटिंग है क्योंकि आगे इसका ही फ्यूचर है। बिल्कुल. दैट्स ट्रू एज वेल. दैट्स ट्रू एज वेल. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. यस मैम अच्छा. सो द गुड थिंग इज़ कि माशाल्लाह आप लोग सब लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं, और एमएल ऑप्स की फील्ड वाकई काफ़ी इन है, और इसका फ्यूचर है बिल्कुल. और द सेकंड थिंग इज़ कि आप लोग कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को जब थोड़ा थोड़ा बेशक हल्का हल्का साथ साथ लेके चलते हैं, तो वो आपकी लाइक इट 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 ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ. ठीक है. तो ये है कि आई होप कि आप लोग इसी तरह इंशाल्लाह करेंगे, और यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट एज वेल. तो मुझे तो माशाल्लाह से समराइज करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह इतने अच्छे नोट्स बनाए होते हैं और इतने अच्छे तरीके से आप लोग समराइज करते हैं कि आई फील हैप्पी कि आप लोग इतना कीनली इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं. सो हम बात कर रहे थे मॉड्यूलराइजेशन की. आई थिंक यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट स्टॉप किया था लास्ट टाइम पे, कि हमने अपने कोड को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया होता है. ठीक है. और मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि आपने डिफरेंट तरह का मिलता जुलता जो कोड होता है वो आपने डिफरेंट फाइल्स के अंदर लिखा होता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, हाउएवर लाइक आई मीन व्हाटएवर द अप्रोच यू आर फॉलोइंग. तो अगर आपने जी ज़की, do you want to say something? तो आपका क्या होता है, probably if you want to say something आप म्यूट थे, because I can't hear you. तो होता ये है कि आपने आपका जो कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर आपके कोई ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जैसे हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं, या आपने कुछ भी इस तरह का काम करने हैं, ठीक है, जो कि आपने एक जगह पे आप चाहते हैं कि उसका सारा आपकी कॉन्फ़िगरेशंस ग्लोबली आपकी लाइक आप एक्सेस करना चाहते हैं, एंड देयर कैन बी रीजन दैट देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू वांट टू यूज दोस काइंड ऑफ पैरामीटर्स या वेरिएबल्स. तो हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल बना देते हैं. ठीक है. और उसके अंदर हम एक कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी वाई रख देंगे, और उसके अंदर हम अपने सारे अपने पैरामीटर्स को डिफाइन कर देंगे या वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे दैट यू कैन यूज अक्रॉस डिफरेंट जो है वो फाइल्स के अक्रॉस आप उसको यूज कर सकें. ठीक है. तो फिर इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेन इसका प्री प्रोसेसिंग का एक मॉड्यूल बन जाएगा. ठीक है. उसके अंदर आप अपनी डेटा हैंडलिंग की रख सकते हैं, या डेटा प्री प्रोसेसिंग के दो डिफरेंट फाइल्स रख सकते हैं. वी विल सी द हायरार्की कि हम लोग अपने अपना जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम क्या हायरार्की फॉलो करेंगे. सो विल गो इनटू दैट जब हम उस पे पहुंचेंगे. ठीक है. तो मकसद ये होता है, दो मकसद होते हैं. एक तो ये है कि आपका जो डेटा है वो क्लीन हो जाता है. ठीक है. आपको लाइक यू विल हैव अ क्लीन डेटा, और आपको अगर ट्रबल शूट करना पड़ता है, कहीं पे एरर आ जाता है, कहीं पे होता है, तो आपको ट्रबल शूट करना भी आसान होता है. एंड देन मल्टीपल लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम करना भी आसान होता है. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल
कि आपको पता है कि देयर विल बी, अगर आप एक चीज डिफाइन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में एग्जांपल दूं, कि आपको पता है कि आपने देखा दो दो लाइक टीम मेंबर्स थे, उन्होंने देखा कि ओके दीज आर द कॉलम्स, ठीक है। अब दो पार्ट्स है ना, एक है कि आपने डेटा के ऊपर डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग करनी है, और एक है कि जिसके ऊपर आपने डेटा को क्लीनिंग करनी है, ठीक है। आई मीन प्री प्रोसेसिंग कहने का मतलब ये है कि आपने डेटा को कन्वर्ट करना है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। प्रॉब्ली दिस एग्जाम्पल डोंट फिट वेल क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज आएंगे, बट आप अगर एग्जाम्पल ले लें कि आपको ये पता है कि आपने जो है वो ओके वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पास कॉलम कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपने क्या लेके चलना है, तो एक बंदा क्या कर सकता है कि उसके ऊपर उसके डेटा को क्लीन करने पे, डेटा प्रोसेसिंग करने में उस पे काम कर सकता है। जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा टीम मेंबर है, आई मीन टू से, वो क्या करेगा कि वो आपका मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर उसने क्या डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं वो उसके ऊपर काम कर देता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मॉडल फॉर एग्जांपल बन गया है, ठीक है, आप उस तरह की एग्जांपल लेते हैं कि तब लोग पैरेलल कैसे काम कर सकते हैं। तो एक आपका बंदा हाइपर ट्यूनिंग पे काम कर सकता है, पैरामीटर की हाइपर ट्यूनिंग में वो मॉडल को उसने कर रहा है, और दूसरा इंसान जो दूसरा टीम मेंबर है वो आपके प्री प्रोसेसिंग को ही मजीद वेरीफाई करने के लिए कर सकता है। हो सकता है उसने डिफरेंट तरह की स्केलिंग लगाई हो और अब उसको डिफरेंट तरह की स्केलिंग लगानी है। व्हाट आई मीन टू से इज के मॉड्यूलराइजेशन से आपको दो बेनिफिट होते हैं मेन, लाइक देयर कैन बी अदर बेनिफिट्स एज वेल, बट द मेन बेनिफिट कैन बी कि आपका आपका जो आपका ये है आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इंटीग्रेट है, और जो है वो इजी टू डिबग है, ट्रबल शूट करना आसान हो जाता है आपका, क्योंकि वो फंक्शंस और आपका एक जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो देयर इज सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि वो आपको गाइडलाइंस पे आप साथ साथ देखते रहते हैं कि आपका जो लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मॉड्यूल तो बना दिया, ठीक है, और उस मॉड्यूल के अंदर आपने एक फंक्शन लिखा, मगर वो एक फंक्शन फॉर एग्जांपल कोई 30-40 लाइंस का है, देन इट इज नॉट रिकमेंडेड। जी नजमी। सॉरी मैम इंटरप्ट किया। हाइपर ट्यूनिंग, थोड़ा सा ऊंची। हाइपर ट्यूनिंग के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? हाइपर ट्यूनिंग के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो हम जब देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। वो मुझे ना कोई इजी वर्ड्स फाइंड करने दें। ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं ना, ठीक है, तो चाय में कितनी पत्ती डालनी है, कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है, राइट। सो उसका जो उनकी जो रेशो है, ठीक है, उसको अगर आप लाइक उसकी रेशो का ख्याल नहीं रखेंगे तो चाय वोंट बी टेस्टी, राइट। ठीक है, सेम वे जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें लाइक पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ट्यून करना पड़ता है, और वो पैरामीटर्स डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं कि आपने कौन कौन से वी शुडंट गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि बाकी जिनको मशीन लर्निंग का भी आइडिया नहीं उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम लोग ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि आपने क्या अल्फा की वैल्यूज रखनी है, जो भी लाइक मॉडल को ट्रेन करने के लिए देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जो हम यूज करते हैं, असाइन करते हैं, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट करने के लिए, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट करने की वजह से मॉडल के डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एक जी हिरा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं भी यही कह रही थी कि जैसे गाड़ी की हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं ना कि गाड़ी एक अच्छी तरह परफॉर्म कर सके, इसी तरह अगर हमारी मॉडल की एक्यूरेसी हमने बढ़ानी है तो हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमें एक अच्छी सी एक्यूरेसी मिल जाए। बिल्कुल। सो इट्स लाइक कि क्या चीज की क्या रेशो होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज कितनी डलनी चाहिए, क्या। अब मैं आपको अगर छोटी सी एग्जांपल दूं ना, तो उसमें होता क्या है कि एक आप जब मॉडल को ट्रेन करने हो रहे होते हैं ना, ठीक है, अब उसके अंदर आई थिंक वो जरा ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बट उसके अंदर एक फैक्टर होता है कि जिसपे वो लर्निंग करता है। एक होता है कि वो बड़े बड़े स्टेप्स लेके चीज को लर्न करता है, ठीक है। अगर वो बड़े बड़े स्टेप्स लेके एक चीज को लर्न करेगा, हो सकता है वो छोटी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको वो बाईपास कर दे, वो उनको ना सीख पाए। तो हमने उस वैल्यू को कम करना होता है। लाइक अभी मैं आपको बहुत लेमैन टर्म्स में बताना चाह रही हूँ क्योंकि अगर मैं ज्यादा उस डिटेल में बताऊंगी तो शायद लोगों को समझ नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हम जब मॉडल हम नोटबुक पे काम करेंगे तो देन वी विल सी कि हम किन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत छोटे उसकी वैल्यू रख लेते हैं कि भाई मैंने एक 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 छोटी छोटी चीज अंडरस्टैंड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करनी है, हाँ, दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ और मैं आपको बहुत ही हाई लेवल पे समझाऊंगी तो आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, और अगर आपको मैं
बहुत ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी तो ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। सो वी नीड टू ट्यून द पैरामीटर्स कि हमें इसको कैसे लेके चलना है ताकि ऑप्टिमल आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो सके, राइट। तो इसी तरीके से मॉडल की भी ट्रेनिंग के अंदर हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमने ट्रेन करना होता है, जिसकी बेस के ऊपर एक मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है या फिर नहीं अच्छा परफॉर्म करता। ठीक है। कोई और ओके मैम, क्वेश्चन भी थैंक था? यू। ओके। तो अच्छा, तो हम मॉड्यूलराइजेशन की बात कर रहे थे कि हम लोग डिफरेंट हमने मॉड्यूल्स बनाए होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक आपका फोल्डर ये भी हो सकता है कि जो ट्रैक कराओ सारे एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो के मॉडल्स को, क्योंकि आपके डिफरेंट वर्जन्स बन रहे होते हैं ना। जैसे आपने एक पैरामीटर सेटिंग रखी तो आपका वर्जन 1 आया, फिर आपने पैरामीटर सेटिंग चेंज की तो उसका वर्जन 2 आया, ठीक है। इस तरीके से वो जो डिफरेंट वर्जन्स हैं हम उसको भी पूरा अपने साथ साथ एमएल ऑप्स की पाइपलाइन के अंदर हम उनका पूरा पूरा ट्रैक रख रहे होते हैं, सही है। अच्छा, तो हो क्या रहा होता है, और सीआई अप्रोच कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमने कोई जो है वो वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका क्या होगा कि आपका एक नया मॉडल ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और वो आपका उसके अंदर एक तो आपकी रिपोजिटरी का भी पार्ट बन जाएगा, आपके एक मॉड्यूल का भी पार्ट बन जाएगा, बट एट द सेम टाइम यू कैन इवेल्युएट कि हमने जब लाइक फॉर एग्जांपल हमने हाइपर पैरामीटर ए बी सी और रखे थे तो हमारा मॉडल की परफॉर्मेंस क्या थी, जब हमने पैरामीटर सी को चेंज किया तो हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस क्या थी। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा होता है जब हम एमएल ऑप्स की बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मॉडल डिप्लॉयमेंट की बात आ जाती है, तो जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन होती है एग्जिस्टिंग एप्स के साथ, ठीक है। एपीआई के साथ भी इंटीग्रेशन होती है, फ्रंट एंड के साथ होती है, और हम अपना मॉडल को कंटेनराइज एप्लीकेशन के अंदर के फॉर्म में डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल मॉनिटरिंग होती है। जब आप मॉडल डिप्लॉय कर देते हैं तो आप मॉडल को देखते हैं कि आपके पास मॉडल की परफॉर्मेंस को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और देख रहे होते हैं कि कहीं पे मॉडल की परफॉर्मेंस खराब तो नहीं हो रही है। अब जो मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करें तो पहले जो आपका रिकमेंडेड सिस्टम था वो फॉर एग्जांपल आपके पास डेटाबेस में थी 100 मूवीज, वो उसके ऊपर ट्रेन हुआ था। कल को हमारे पास 100 और मूवीज आ गई हैं, ठीक है। या जैसे प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स आ गए, 100 मोर प्रोडक्ट्स आ गए, तो आपका जो बेसिक मॉडल था वो तो सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेन हुआ था, राइट। लेकिन उसके बाद जब आपका जो है वो मॉडल आपका अपडेट लाइक आपका डेटा अपडेट हुआ तो आपका जो मॉडल है वो भी रीट्रेन होने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपका इसकी वजह से आपके अंदर मॉडल के अंदर डेटा मतलब ड्रिफ्ट्स आ सकते हैं जो कि डेटा की वजह से भी हो सकते हैं, और जियोग्राफिकल रीजन की वजह से भी हो सकते हैं कि आपका पहले जो आपका मॉडल ट्रेन था वो पाकिस्तान के लिहाज से ट्रेन हुआ था, लेकिन यूएस के लोगों की रिकमेंडेशंस या उनकी जो प्रेफरेंस थी वो डिफरेंट थी। तो हमें अगर हमने अपना सेम मॉडल को डिप्लॉय करना है एक डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर, तो हम फिर ये देखते हैं कि हम उसको उसके लिहाज से दोबारा हमें रीट्रेन करने की जरूरत पड़ती है। एंड वी आर लाइक मॉनिटरिंग द मॉडल ताकि हमें मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक कर सके, एंड टाइम टू टाइम वी कैन लाइक अपडेट द मॉडल, ठीक है। तो ये एमएल ऑप्स की एक मेन चीज है ना कि आपने अपने परफॉर्मेंस को चेक करके दोबारा से अपडेट करना होता है, ठीक है। अब जब हमें क्या कहते हैं आपका हो गया, आपको नजर आया कि देयर आर सम मैट्रिसेस जो कि सही रिजल्ट्स नहीं दिखा रही हैं, तो हम क्या करते हैं उसको फाइन ट्यून करते हैं, ठीक है। उसको लाइक फाइन ट्यून करने के मतलब है कि आप उसको रीट्रेन करते हैं एट सम पॉइंट। आपको पूरा का पूरा रीट्रेन नहीं करते, आप कुछ लेयर्स को रीट्रेन कर लेते हैं, एंड आई मीन लाइक दिस आप उसको मॉडल को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप उसको गवर्नेंस और कंप्लायंस के अंदर भी अपने एमएल ऑप्स के अंदर ये भी एक मेन चीज होती है कि हो सकता है कि कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो चेंज हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैन हो रहे हैं, तो आपको अपना लाइक उनकी वजह से भी आपको कंप्लायंस को भी देखना पड़ता है। एक तो ये चीज आ रही थी, दूसरा ये कि आप ओवर द टाइम देख सकते हैं कि आपका कैसे कैसे किस किस लेवल पे किस किस वजह से और किस किस तरह से आपका मॉडल ट्रेन होता रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो आपको ओवरव्यू हो गया सारी बात का, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। सो कहानी स्टार्ट होती है हमारी गिट से, ठीक है। नॉट स्पेसिफिकली गिट, आपका जो भी वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है कोई भी हो सकता है, बिट बकेट भी हो सकती है, कोड बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी कंपनी यूज कर रही है, ठीक है। तो आपका वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम से स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ जो कॉमन टूल्स जो हम इसमें देखेंगे वो हम लोग जो कवर करेंगे, हम गिट हब करेंगे, एमएल फ्लो, जेंकिंस, एडब्ल्यूएस,
प्रोमेथियस देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम इस वाले कोर्स में कवर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है गिट, ठीक है। और अगर हम इसको हाई लेवल के ऊपर देखें तो, उप्स, हाई लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो होता क्या है कि आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया और हमने इसके बारे में काफी बात कर ली है, बट लेट्स रीकैप ऑल दोस थिंग्स कि गिट की वजह से हमें फायदा क्या हो रहा होता है। एक तो मल्टीपल डेवलपर्स एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप डेवलपर्स को क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि जो एक तो चेंजेस, जो जो प्रोजेक्ट की चेंजेस हैं वो आपकी ट्रैक हो रही हैं। यू डोंट नीड टू ट्रैक मैनुअली, जो जो चेंज करेंगे वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर आपका मैम यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। हम्म, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। 100 एम्प्लॉय एक ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है मैम। जी, और एक ही टाइम पे उन्होंने चेंजेस करने होते हैं, तो क्या इसके 100 वर्जन बनेंगे या एक ही वर्जन बनेगा? ओके, आप थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करें, फिर मैं आपको इसका दोबारा आपको आंसर देती हूँ। देखिए आप जरा थोड़ा सा फॉर क्वेश्चन। एग्जाम्पल एक कंपनी में एक ही सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, उसमें हम्म 100 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं हम्म और 100 डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करते हैं लोग। हम्म, और वो उसमें मतलब चेंजेस करते हैं, तो आई ये गेट ओवरऑल आई गेट योर क्वेश्चन। अलग 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 चेंजेस होंगे या एक ही वर्जन होगा? ये वर्जन का मैं पूछ रहा इंटरेस्टिंग हूँ मैं। क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि होता पता है क्या है। होता ये है कि उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी आंसर देती हूँ आपकी बात का। होता ये है कि आपका जब 6 लोग काम करें ना, 100 लोगों को तो छोड़े, हम 6 लोगों की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को चेंज करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते हैं कि मैंने चेंज किया तो भाई मेरा नया वर्जन निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। वो ब्रांचेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक मास्टर ब्रांच होती है जिसकी बेस पे नया वर्जन निकलना होता है, ठीक है। और चलो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बताएं, मेरा माउस भी नहीं आज तो चल रहा है, इसको पता नहीं क्या मसला हुआ है, बट लेट्स सी। अच्छा, ये आपकी ना बहुत ही अजीब डायग्राम मैं आज ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि है ना मेरा माउस नहीं काम कर रहा, ओके। सो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये मास्टर ब्रांच है, कंसीडर इट अ मास्टर ब्रांच, ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर 1 है, उसने क्या करना है, यहाँ से उसने अपनी ब्रांच निकाल लेनी है एक और। इसकी हमने बात वैसे बाद में करनी थी, लेकिन थोड़ी सी क्विकली बता देती हूँ। इसने अपनी एक ब्रांच निकाल ली, ठीक है। इसने किया B1, ठीक है। इसने इसके अंदर चेंजिंग की, आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे इसको ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बहुत ही गंदी ड्राइंग हो रही है। एनी हाउ, सो बेसिकली होता क्या है कि एक बंदे ने एक काम किया, दूसरे डेवलपर ने दूसरा काम किया, ठीक है। इसने अपनी चेंजिंग की और इसने क्या, ये वाली ये जो ब्रांच है मास्टर के ऊपर अभी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज माय मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब जब इस बंदे ने जब अपनी कोई चेंज की, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने कमिट किया। जब उसने कमिट किया, ठीक है, उसके कमिट करने के बाद फिर वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। पुल रिक्वेस्ट का क्या होता है, जैसे टीम में 6 लोग हैं ना, वो उनको कहेगा कि मेरी जो चेंजेस हैं इसको वेरीफाई करो, आर दे गुड। तो अगर वो जो है वो मतलब उसकी जो चेंजेस हैं वो सब लोग एग्री करेंगे, तो उसकी जो चेंजेस है वो मास्टर के अंदर मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसने अपना काम किया, ठीक है, इसने इसने कमिट किया। इसने कमिट करने के बाद इसका काम सही था मगर उसको मजीद अपडेशन करने की जरूरत थी। वो अपना उसने कमिट किया, फिर वो एक और स्टेप आगे चला गया, उसने फिर फर्दर कमिट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, अगर उसकी सही होगी तो उसकी चेंजेस यहाँ पे कमिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक चेंज कर दी हुई थी, यहाँ पे मास्टर ऑलरेडी अपडेट हो गया हुआ था, आफ्टर द पुल रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड, मर्ज हो चुका हुआ था, ठीक है। फिर इसकी चेंजेस इसके अंदर अपडेट हो जाएंगी, सही है। फिर जो वर्जन, फिर वहां पे कोड फ्रीज का टाइम आता है, ठीक है। तो जो वर्जन्स निकलते हैं ना सॉफ्टवेयर्स के, वो डिपेंड करता है कि आपके लाइक उस वक्त तक कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। तो एक वर्जन निकलता है और उसमें उन सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस एडिट होती हैं, अगर आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, मैं पॉइंट कट करूँगा। जी, मैं समझ गया मैम, थैंक हाँ, यू। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे लोग काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे काम करने के बाद लोग अपनी अपनी चेंजेस को कमिट करते हैं। टीम और टीम लीड जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं
और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जो चेंजेस है वो मास्टर्स के साथ मर्ज हो जाती हैं, और जब वो मर्ज होती हैं तो फिर डिपेंड अपॉन द टाइम वो उसका नया नया वर्जन वो रिलीज होता है, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम। सो लेट्स गेट बैक टू बेसिक ऑफ आवर किट। ठीक है। अच्छा, इसमें होता है क्या कि हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं और हु मेड द चेंजेस। अब जब एंड व्हेन, तो इसमें ये हो रहा होता है कि बेशक चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे की होती है, लेकिन जब वो मर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, तो हम सब हमारा सब कुछ ट्रैक हो रहा होता है कि किस बंदे ने कौन सी चीज किस वक्त चेंज की थी। और बड़ी मजे की बात है, ऐसा बड़ी दफा होता है कि एक बंदे ने चेंज किया होता है और उसकी चेंज की वजह से जो बाकी लोगों का काम होता है ना, वो खराब हो जाता है। आई मीन कहने का मतलब है कि नए डिफेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि कोड इतना बड़ा होता है कि आप वो पर्सन अपने फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेटेड फंक्शंस को तो वेरीफाई कर सकता है, बट वो हर चीज को पूरे प्रोडक्ट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार जो चेंज होता है ना, वो क्या करता है कि उस वक्त तो उस वाले मसले को तो हल कर रहा होता है, मगर एक जो दूसरा बंदा जो वो काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि ये मतलब व्हाई दिस एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एट दिस टाइम, वो कोई और पार्ट वेरीफाई कर रहा होता है। देन वो क्या करता है, वो जाता है और देखता है कि कोड में इस फंक्शन में कब किसने क्या चेंज किया था। एंड देन समटाइम्स वी नीड टू रोल बैक टू देखने के लिए कि अगर हम रोल बैक करें पिछले वर्जन में जाएं तो क्या हमारा ये जो मसला ये हल होता है। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि वो जो उस रोल बैक करने की वजह से वो मसला हल हो जाता है, बट देन उस मसले जो उसने अपडेट किया था वो भी तो जाहिर बात है किसी वजह से अपडेट किया हुआ था, तो फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफरेंट तरीके से। सो वी रोल बैक एंड वी रिस्टोर चेंजेस। हम मल्टीपल डेवलपर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, मेंटेन कॉपी कर रहे होते हैं फाइल्स एट द रिमोट एंड लोकल लेवल। तो हमारी दो दो लेवल के ऊपर रिपोजिटरीज मेंटेन हो रही थी, एक रिमोट लेवल पे होती है और एक हमारी लोकल लेवल पे होती है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, तो गिट है क्या? टेक्नोलॉजी है वर्जन एंड कंट्रोल की। अभी तक अगर किसी को गिट की समझ नहीं आई तो प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन है गिट के बारे में कि व्हाई वी आर यूजिंग गिट? हेलो ठीक है, मैम, मेरी आवाज़ आ रही जी जी आ रही है। मैम, जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं मतलब उसका, तो वो गिट का हमें जो कंपनी है वो अपने उसका फ्री वर्जन लेती है, या वो जैसे हम यूज़ करें लोकली वो यूज़ करते हैं, या तो फिर उनका अलग डेटाबेस होता है फाइनल जो प्रोजेक्ट हमारा बनेगा, तो वो कैसे यूज़ करते देखिए गिट जो है ना वो ओपन सोर्स है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके डिफरेंट वर्जन्स है, जैसे बिट बकेट वगैरह के वर्जन्स हैं वो नॉर्मली पेड वर्जन्स होते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल गिट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और जब आप ये थोड़ा बहुत सीखें अभी गिट को यूज करना, तो जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स हैं आप अपने मेक श्योर कि आप इसको अपने उसमें यूज करें, क्योंकि कंपनीज के अंदर सबसे पहली चीज जो आप जाके फेस करते हैं आप देखते हैं तो वो यही है, गुड गिट का यूजेज आना चाहिए, क्योंकि कंपनीज गिट के साथ ही इंटरेक्ट कर रही होती हैं। सो यू शुड नो। तो अगर आप प्रोजेक्ट करें, इट इज नॉट नेसेसरी कि मल्टीपल लोग ही काम कर रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी। ठीक है। आप अपनी अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं गिट के ऊपर, लोकल बना के उसको अपने रिमोट के साथ अपना उसको अटैच कर सकते हैं। एंड देन यू सी के हाउ इट वर्क्स। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है। हैं? जी मैम, और बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी कंपनी भी यही गिट अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ करती है, या फिर वो अलग अपने वर्जन के हिसाब से यूज़ करती मैं बता रही हूँ ना कि उनके पास डिफरेंट देखें, जैसे डिफरेंट कंपनीज के ना डिफरेंट होता है, वो गिट का ही ऑलमोस्ट वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट सेम मेथोडोलॉजी होती है उनकी, या काइंड ऑफ सेम प्लेटफॉर्म ही होता है। लेकिन बिट बकेट है जो कि उसका भी जैसे मैंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म है या आपका कंसोल का व्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है। कोई ज्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, बट वो मोर सिक्योर है और वो पेड वर्जन में आता है। आई थिंक, आई डोंट नो कि अगर फ्री ऑफ बिट बकेट फ्री में आता है कि नहीं, बट आई थिंक वो पेड होता है। ठीक है। इस तरह कुछ कंपनीज हैं वो जो है वो कोड बेस यूज कर रही होती हैं, या उन्होंने अपना रैपर्स बनाए होते हैं इनके ऊपर। वो होता वही है, नीचे पूरा उनका सिस्टम वही होता है, मगर उन्होंने उसके ऊपर अपने रैपर्स बनाए होते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपको गेट आ गया तो आप इनके कंपनीज में जाके वो जो कोई भी यूज कर रहे होंगे वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, आप उसके अंदर अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं। दैट वोंट बी अ बिग इशू फॉर यू। है? जी मैम, थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा, तो हम एम एल ऑप्स में क्विकली देख लेते हैं कि गिट का क्या क्या रोल होता है। ठीक है।
हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें वर्जनिंग MLOps के रिलेटेड जब हम गिट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम क्या हम हमारे पास एक पार्ट होता है कोड का, एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है, ठीक है? तो हम ये देख रहे होते हैं, डेटा का पार्ट भी होता है, ठीक है? तो हम ये वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जैसे-जैसे हमारी चीज़ अपडेट हो, चाहे वो हमारा डेटा फाइल्स हों। जी अदील। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सलाम। मैं एक चीज़ इसमें आई थिंक चाह रहा था कि क्लियर भी हो और क्लैरिफाइड भी हो अबाउट गिट एंड गिट हब। जिनका ये सवाल आया था कि जी गिट फ्री है या पेड है। तो गिट तो फ्री है, और गिट इस वक्त आप में से हर बंदे के कंप्यूटर पे शायद ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही हो। आप गिट बेसिकली एक लोकल मशीन पर चलने वाला टूल है जो कि आप अपनी मशीन के ऊपर चला सकते हैं, और वो आपकी मशीन पे फाइल की वर्जनिंग ट्रैकिंग सब कुछ कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली अपनी मशीन पे कोड रखने का फ़ायदा नहीं है। आपकी मशीन उड़ गई तो फिर साथ में वो गिट भी उड़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक हमें बताना चाहिए कि जो इसके लिए यूजली आपकी क्लाउड सॉल्यूशंस होती हैं, जो कि आपके कोड को एक रिमोट रिपॉजिटरी में भी रखती हैं। एक तो आपकी अपनी लोकल रिपॉजिटरी होती है, आपकी अपनी मशीन होती है, आपकी अपनी मशीन पे फोल्डर होता है जहाँ पे आपका कोड चल रहा होता है। उसके अलावा आपकी एक रिमोट रिपॉजिटरी होती है जहाँ पर आपका कोड जो है वो क्लाउड के ऊपर किसी मशीन पे डेटा सेंटर में कहीं स्टोर भी हो रहा होता है और सेव भी हो रहा होता है। तो ये जो गिट हब है और ये जो बिट बकेट है और इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिसमें गिट हब जो है वो फ्री है। गिट हब भी फ्री है, आप उसमें अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं और अपने कोड को गिट हब में स्टोर कर सकते हैं। आई थॉट ये हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लें कि गिट सिर्फ गिट नहीं बल्कि यूजुअली इसके साथ कोई ना कोई आपको क्लाउड ऑफरिंग चाहिए होती है ताकि आप अपना कोड जो है वो बैकअप रिमोट जगह पे स्टोर कर सकें। अदील, बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एंड थैंक्स कि आपने इस पॉइंट को मज़ीद एलेबोरेट किया और बड़े अच्छे वर्ड्स के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। तो जैसे इन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने सिर्फ वर्जनिंग कंट्रोल अपने लोकल सिस्टम पे करनी है तो आप गिट को यूज़ कर रहे होते हैं। बट जब आप क्लाउड के ऊपर उसको अपनी रिपॉजिटरी को रखना चाहते हैं या क्लाउड सर्विसेज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से आप अपना जो है वो जो भी ट्रैक आपका जो भी आप अपना रिपॉजिटरी मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसकी एक तो आपकी कॉपी भी मेंटेन हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे। सो दैट गिट हब इज़ बेसिकली द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका जो है ये कोड क्लाउड के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रिपॉजिटरी सेव हो रहा होता है। सो गिट हब और बिट बकेट का कंपैरिजन की बात हो रही थी। सो आई या थैंक यू सो मच। और तो ये होता है कि आप जब अभी हम काम करेंगे तो आपका पास एक अपना गिट हब के ऊपर अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा पहले से ही। इट वोंट बी अ डिफिकल्ट थिंग, बहुत आसान सा है। आपने गिट हब पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। और फिर हम जब यहाँ पे लोकल अपनी रिपोजिटरीज बनाएंगे तो फिर हम पुश करेंगे उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर, गिट हब के ऊपर। तो फिर यू विल सी हाउ वी कैन इंटीग्रेट आवर लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरीज। तो उसी में है कि जो बिट बकेट वगैरह होती है वो आपकी पेड होती है और जो ये गिट हब होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या चीज़ें ML ऑप्स के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो आपका समटाइम्स आपकी डेटा फाइल्स आपकी उसके रिपॉजिटरी के अंदर होती हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, आपका कोड होता है, ठीक है। इसमें से जो भी चीज़ आप चेंज करेंगे, जैसी कोई चीज़ आप चेंज करते हैं, आप कमिट करते हैं, तो वो आपकी जो चीज़ है वो चेंजेस आपकी पुश हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कोलैबोरेशन विद टीम्स एंड वर्कफ्लो। ये हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग इकट्ठा भी लाइक वो अपनी चेंजेस को पुश कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि किसी एक बंदा पुश कर ले या वो मर्ज कर ले तो फिर मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। यू कैन डू इट लाइक मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क ऑन द कोड एट द सेम टाइम, इवन डेटा के ऊपर भी जिस चीज पे भी चेंज करना है तो एक दूसरे के साथ लाइक सीमलेस इंटीग्रेशन होती है। यू डोंट हैव टू वरी फॉर लाइक ये कौन क्या कर रहा है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टास्क दैट यू आर डूइंग, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ट्रैकिंग होती है और ये हमारे मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि समटाइम्स हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कभार हमारा हमारा जो कोड की परफॉर्मेंस बहुत, जैसे जिसमें हम हाइपर ट्यूनिंग की भी बात कर रहे थे, पैरामीटर्स की हाइपर ट्यूनिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका जो है वो
आपका नॉर्मली क्या होता है कि आपका डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करने के बाद उसकी जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं भी रहती है, या फिर फॉर सम रीजन वो अच्छी होती है बट वी नीड टू रोल बैक टू आवर प्रीवियस वर्जन्स। तो उसकी वजह से हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर ब्रांचिंग होती है, जो मैंने भी आपको मेंशन किया था कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांचिंग फीचर होते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट लोग एक उसके ऊपर अपनी ब्रांच के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे मार्सलान, यस, अरसलान, ओके, मोहम्मद अरसलान, यस जी, अरसलान बताएं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जब हम गिट पर अपनी अ, एक इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो इसको हम किस तरह से मतलब कि अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसीज होती हैं मॉड्यूल्स में, मतलब मॉड्यूल बेस हम उसको डिवाइड करते हैं, या किसी एक मेथड या एक फंक्शन या एक मॉड्यूल को भी हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक इजी वर्ड्स में आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है कैलकुलेटर बनाने की, राइट। अब आपकी कैलकुलेटर बनाने की एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड और सब्ट्रैक्ट का, वो सब माइनस तो हो ही गया, एनी हाउ 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इनपुट 2 वेरिएबल्स ही होंगे और आउटपुट 1 वेरिएबल होगा, ऐसे ही है ना, रिजल्ट होगा, इनपुट में ए और बी आएगा और रिजल्ट हमारे पास जाएगा, ऐसे ही है ना, मतलब कि हम जब कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ऐसे ही हो रहा होता है ना, कि नहीं, ठीक है। अब अगर एक बंदा प्लस के ऊपर प्लस वाला अपना फीचर ऐड कर रहा है, ठीक है, फंक्शन ऐड कर रहा है प्लस करने के लिए, और दूसरा बंदा सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई फीचर ऐड कर रहा है, क्या वो दोनों एक टाइम पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी मैम, कर सकते हैं। हाँ, तो बस इसी तरह होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन भी होती है तो उसके मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पैरेलल आपके प्रोसेसिंग या इम्प्लीमेंटेशन की हो सकती है। तो वो वो फिर हाई लेवल पे डिफाइंड होता है कि आपने कौन से पार्ट पे काम करना है, आपका टीम लीड आपको डिफाइन करता है, और आपका बड़ा स्पेसिफिक आपका रोल होता है या टास्क होता है जो आपने एग्जीक्यूट करना होता है, उसमें आपको पता होती है आपकी क्या इनपुट है और आपको पता होता है कि आपका रिजल्ट क्या होना है। सो यू नीड टू यू वुड बी स्पेसिफिक। कभी कभार ऐसा होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझे कि बिल्ट इन एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोड चेंज करना है, डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे एजाइल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपके पास आपने इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करनी होती है, साथ साथ आपके वर्जन्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है बड़ा सारा, ठीक है, या आप समझ ले एक पाइथन की फाइल है बड़ी सारी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 फंक्शंस हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, और डिफेक्ट आ रहा है, तो आपने एक पार्ट को सॉल्व करें और आपका टीम अदर पर्सन भी सेम पार्ट को सॉल्व करे, तो देर आर टाइम्स जब क्लैश आ जाता है, ठीक है। उसने भी उस पार्ट को ही चेंज किया होता है और दूसरे ने भी उसी पार्ट को चेंज किया होता है, सम लाइंस ऑफ कोड सेम, हमने क्लैश आया होता है, हमने चेंज किया होता है, बट एट दैट टाइम गिट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व दोज क्लैशेस एज वेल। तो आप फिर डिफाइन करते हैं कि भाई कौन सी चीज को आपने प्रायोरिटी देनी है और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। तो पैरेलल काम इस तरीके से होता है, और आप एट द टाइम व्हेन देयर इज अ क्लैश यू आर एबल टू रिजॉल्व दोस क्लैशेस एज वेल, ठीक है। जी मैम। ओके, सो अच्छा, ये जो बताया था ये अदील आपने बताया था, ये गिट हब वाला, जी जी मैम, मैंने बताया था। आप क्या करते हैं अदील? अब मैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल हूँ जी, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं बस ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में एआई मशीन लर्निंग सीखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए ये सेशन ले रहा हूँ। ओके ओके जी। ओके, नाइस। आपने क्या बैकग्राउंड है आपका? मैंने ये बैचलर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं तकरीबन पिछले 16 साल से जॉब कर रहा हूँ। 16 साल से, माशाल्लाह। जी। डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कोर्स? श्योर, या जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन आंसर हुए या एनी नहीं, वे आई क्वेश्चन कैन। आंसर नहीं, आई वाज थिंकिंग माशाल्लाह आपका अच्छा एक्सपीरियंस है एंड द वे यू वर एक्सप्लेनिंग वाज रियली गुड। वुड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू एक्सप्लेन द गिट कमांड्स लेटर ऑन? जी बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन हेल्प, श्योर। Okay, so because the way you explained was really good, so I want कि अगर आप contribute करें उस तरीके से, तो it will be beneficial for students as well, right? So would you have time tomorrow? जी बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, आई थिंक हम कल कर सकते हैं, या ठीक है। So I want के students को सबसे जो भी अच्छे तरीके से help कर सकें, it would be good कि हम सब एक दूसरे की help करें। तो
ऐसा है कि हम इंशाल्लाह कल अदील से सेशन लेंगे एंड अदील हमें थोड़ा सा गिट कमांड्स के ऊपर थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक बताएंगे। थोड़ा सा भी हम आज देख लेंगे थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के बारे में और बेसिक चीज़ों के बारे में एंड देन ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, इतना जितनी हमें ज़रूरत है, लाइक बेसिक ब्रांचिंग वगैरह की बात देख लेंगे जो कि बच्चे डाइजेस्ट कर सकें। ओके, सो एमएल ऑप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास CI/CD पाइपलाइन होती है और जो CI/CD पाइपलाइन की बात हमने की थी वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी की बात हो रही होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जैसे ही आप कमिट करते हैं और आपकी मर्ज रिक्वेस्ट होती है तो वो आपका जो कोड है वो आपका बिल्ड का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और सो एज आई मेंशन्ड कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, वो रिपोजिटरी से ही स्टार्ट हो रहा था, आपकी कमिट से सारा काम स्टार्ट हो रहा है एंड देन आपकी जो बिल्ड है वो ट्रिगर होती है, ठीक है। सो द गिट इज लाइक द इनिशियल पार्ट ऑफ ऑल दैट प्रोसेस। और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो है वो ये गिट ऑल्सो एक्ट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात भी करते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी के डिफरेंट डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के दरमियान में कंसिस्टेंसी, हम उन कन्फिग्रेशंस की बात करें तो हमें गिट उस चीज़ को भी हेल्प आउट करती है। और एमएल ऑप्स में गिट का क्या काम है कि हम कोलेब्रेशन करते हैं, तो खैर हमने देख लिया है। अच्छा, रोल ऑफ गिट, ये हम इसमें डिफरेंट वर्जन्स, आई थिंक ये इसके बारे में भी हम मोस्टली बात कर चुके हुए हैं कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट वर्जन्स भी हमारे पास सेव हो रहे होते हैं एंड देन वी आर मेकिंग श्योर कि हम कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं और किसी भी टाइम के ऊपर कोई भी कंप्लायंस इशू आता है तो वी कैन रोल बैक टू द वर्जन्स और वी कैन चेंज द वर्जन्स कीपिंग अवर ऑल द स्टेट, जो भी बाकी स्टेट है हम उसको सेव करते हुए। अब यहाँ पे आता है कि अपने अपने सिस्टम को रेडी कैसे करना होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपने इस लिंक पे जाएं और इस लिंक के ऊपर जाके आप अपनी गिट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ये नोट कर लें। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आपका वंस ये डाउनलोड हो जाएगा आप अपनी मशीन्स में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं और भी सॉफ्टवेयर बताती हूँ जो हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो आपने ये कर लेना है तो आपकी गिट आपकी मशीन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप फिर गिट वर्जन से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास गिट का कौन सा वर्जन है। अगर जैसे उन्होंने अदील ने भी कहा था कि हो सकता है आपकी मशीन से पहले ही डाउनलोडेड हो, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं गिट वर्जन लिख के, ठीक है। और जो है अगर नहीं है तो उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसका वर्जन वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जो है वो हमें VS कोड चाहिए होगा अपने कोड वगैरह के लिहाज से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस वाले लिंक पे जाके विंडोज़ का वर्जन, अगर आपके पास विंडोज़ है और अगर आपके पास मैक है तो मैक का वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने विजुअल स्टूडियो को रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें अपनी रेडी रखिएगा, ठीक है। और फिर दीज आर फ्यू कमांड्स जो कि हम लोग जब हमने अपना गिट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम ये कुछ कमांड्स है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या क्या, सबसे पहले तो इसकी ये व्हाई वी आर यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी मेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कि, और यहाँ पे आप जो भी अपना वहाँ पे गिटहब पे अपनी जो भी प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, उसका यूज़र नेम जो आप यूज़ करेंगे वो आप यूज़र नेम यहाँ पे सेट करिएगा, ठीक है। और ये आपने कहाँ पे करनी है, जब आप गिट बैश रन करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल गिट config ग्लोबल, जब पहली दफ़ा आप ये रन करेंगे ना, जैसे अपनी नई गिट इंस्टॉल की है, ठीक है, तो आपको एरर आएगा क्योंकि आपके पास जो है वो सेटिंग्स सेव्ड तो नहीं आपकी होंगी। वो शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है VS कोड वाली जिस पे आप रन कर रही हैं। VS कोड तो नहीं मैं कर रही, मैं इंटायर स्क्रीन नहीं कर रही हूँ। ओके लेट मी चेक, बेसिक स्क्रीन में बैश वाली नहीं हो रही थी शेयर। नो मैम, नो आपकी मैम, जस्ट स्लाइड ये शेयर हो रही है। ओके स्टोर में
अच्छा, तो जब आप गिट इंस्टॉल कर लेंगे ना तो फिर आप गिट बैश अपने उसमें सर्च करेंगे तो आपके पास गिट बैश की विंडो आ जाएगी, ठीक है। वहां पे आप गिट वर्जन लिखेंगे तो आपके पास नजर आ जाएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगली आपकी जो कमांड होगी वो आप रखेंगे, लिखेंगे गिट कन्फिग ग्लोबल लिस्ट। जब अगर आपने पहली दफा इंस्टॉल किया तो आपके पास ये वाली कमांड आपको लाइक काइंड ऑफ वार्निंग या कोई एरर देगी, बिकॉज वो आपका सेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपने उससे घबराना नहीं है, ठीक है। और आपने जो है वो अगली कमांड जो जैसे यूजर नेम सेट करने वाली कमांड है, ठीक है, आपने वो सेट करनी है, गिट config, oops, sorry, global user dot name। अब अगर आप देखें इसको, oops, अगर मैं इसको दोबारा लिस्ट करूंगी तो पहले मेरा जो यूजर नेम था वो रहमाना यूनस था, ठीक है। अब मैंने उसको अपडेट कर दिया है यूजर नेम अपना रहमाना के साथ। इसी तरीके से आपने ये बाकी की कमांड्स रन करनी है। और मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आपके साथ ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको पीडीएफ में सेव करके आई शेयर, मैं इसकी गिट की रिपोजिटरी ही बना देती हूँ एंड आई शेयर दैट रिपोजिटरी। तो आप लोग वहां से ये पीडीएफ एक्सेस कर लेंगे और आपके पास ये कमांड्स लाइक यू विल हैव दोस कमांड्स इन फ्रंट ऑफ यू। और आपने इसका अपना यूजर नेम अपने अकॉर्डिंगली, आपको मेरी ये नजर आ रही है व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपकी? नहीं, नहीं मैम। Yes, ma'am. oops sorry, let me share, sorry। okay, इसकी एंटायर विंडो वाली ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रही, बट एनी हाउ अब आपको नजर आ रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आपने इन कमांड्स को पहले गिट इंस्टॉल करना है, फिर गिट बैश ओपन करना है, वर्जन देखना है, फिर आपने लिस्ट देखना है। पहली दफा में आपको एरर आएगा क्योंकि आपकी सेटिंग ग्लोबल सेटिंग सेट नहीं होगी, ठीक है। फिर आप अपना यूजर नेम सेट कर लेंगे, जो भी आपका यूजर नेम है। आप अपना गिट हब पे जाएंगे, वहां पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और जो भी, मैम जी, मैम ये जो हम ग्लोबल लिख रहे हैं ये हम किस लिए लिख रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रही। ये जो आप ग्लोबल लिख रहे हैं आप ग्लोबल सेटिंग्स कर रहे हैं अपने गिट के लिए, जो कि अक्रॉस ऑल द रिपोजिटरीज यूज होंगी। तो फिर हम जब भी कोई रिपोजिटरी बनाएंगे तब हमें हर बार ये सेट करना नो नो, ये पड़ेगा। आपको बस पहली ग्लोबल है ना, तो ग्लोबल का मतलब है एक दफा सेट कर लिया बस काम खत्म, बार बार नहीं सेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कि ओके, जब आपने चेंजिंग करनी है। मतलब कि ये अगर हमने फर्स्ट टाइम मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं तब हमें ये चीज करनी है। हाँ जी, या फिर अगर किसी टाइम पे आपने चेंज करना है, किसी वजह से आपने अपना ओके यूजर ईमेल चेंज करना है, या आपने अपनी जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसको मेन नहीं रखना, कोई और ब्रांच रखनी है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, देन आप इसको चेंज करेंगे। बट ओवरऑल आप फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे एक दफा सेटिंग कर लेंगे तो फिर आपकी चीजें सेट रहेंगी, ओके। ठीक है। तो ये आप लोग करके आइए। तो आई विल शेयर, मैं वो जो स्लैक का चैनल है, आई थिंक आई विल मेक अ गिट रिपोजिटरी, उसमें मैं ये जो वाइट बोर्ड की स्लाइड्स हैं ये पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि लिंक शेयर नहीं हो रहा, तो आई विल डाउनलोड इट एज अ पीडीएफ और मैं ये वहाँ अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है वो ये यहाँ तक करके आइएगा कल, ठीक है। ऑल गुड, यस। Sure, यस ma'am. मैम। ओके। सो अदील, अदील हमारे साथ है, राइट अदील? जी ठीक है। तो कल हमने क्या बताना है? हमने स्टेजिंग ऐड करना, स्टेज करना, कमिट करना, पुश करना, बस इतना बताना है या ये भी ज़्यादा होगा? आई थिंक थ्योरी मैं इनको बता दूंगी, आप कमांड्स रन करके दिखा दीजिएगा, ओके। ठीक है। इनको मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो है वो आई थिंक आप में से कितने लोग हैं जिनको गिट का बिल्कुल आइडिया नहीं है? मैम जिनका मतलब गिट का पता है, ये बेसिक्स ही मतलब इतना ये कमिट करना, पुश करना। इतना पता है तो फिर हम इसको क्विकली भी गुजर सकते हैं, है ना। कितने लोग हैं जिन आप हैंड रेस मैम करें। जी, मैंने गिट में मतलब यूज किया है, लेकिन इस तरीके से जो हम लोग ना कोड लिख कर जो करते हैं ना वैसे यूज नहीं किया, जैसे डायरेक्टली पर ड्रैग एंड ड्रॉप जो करते हैं ना फोल्डर्स, वैसे यूज किया है गिट।
एक्चुअली हमें उसको उस तरह यूज नहीं करना चाहिए। आई मीन ओके। वो तो हाँ, सो दिस इज द राइट वे टू गो विद गिट। चले हम लोग, अच्छा बाकी लोगों के लिए जिनको गिट पता होगी, ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट, ताकि हम लोग उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। इतना ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे, विल ट्राई टू बी क्विक ऑन दीज थिंग्स, सही है। लेकिन ये है कि आप ये ना किएगा कि इतना बच्चों वाली चीजें हम पढ़ें, क्योंकि उन बेचारों का क्या कसूर है, जिनको नहीं पता तो उनको भी पता होना चाहिए। मैम इसमें मैं अपनी एक सजेशन दूं अगर आप इजाजत दें तो। जी जी सर। जी तो इस तरह करें कि इसको क्विकली पास कर दें, इसमें से गुजर जाए क्विकली, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गिट का नहीं पता, उनके लिए हम वीकेंड पे एक प्रॉपर वर्कशॉप रख लेते हैं जिसमें जीरो से हीरो तक है। सही है, ठीक है तो सर। इससे कोर्स का फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और जिन लोगों को नहीं पता जस्ट बी पेशेंट, और वीकेंड पे हम उस पर वर्कशॉप रख लेते हैं। सही है, तो सर आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो कल डायरेक्टली नोटबुक पे आ जाएं? हाँ नहीं, इसमें 15-20 मिनट लगा लें। ओके। एटलीस्ट कमांड्स बता दें, जिनको नहीं पता उन्हें भी बता दें कि ये वाली कमांड सेव करना है अपने पास। सही है, तो ठीक है। इवन सिलिकॉन वैली में भी जो 90% लोग हैं उन्होंने गेट्स की कमांड लिख के रखी होती है, और ऐसे ही उन्हें पता होता है ये वाला काम करने के लिए वाली कमांड ऐसे होती ही है, है वो 5-6 रन। कमांड हैं को। आजकल तो और सर ये अगेन बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हुए पड़े हैं लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑल यू नो नीड टू बिल्कुल नो इज दिस लाइक कॉन्सेप्ट, और जो है सिंटेक्स के लिए बंदा जो है वो ले ही रहा होता है हेल्प। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो आप लोग भी वाकई जिनको नहीं पता कमांड्स का सिंटेक्स नहीं याद होगा तो डोंट वरी, ऐसे ही होता है। हम लोग को पता, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड देन वी जस्ट गूगल और बस क्विकली उसको यूज किया, एंड दैट्स हाउ इट इज। तो या एग्जैक्टली। ये। तो थैंक यू मैम, इट वाज ग्रेट सेशन माशाल्लाह, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स आई एम हियर, जिनके दो तीन लोगों ने मुझे पिंक किया था ऑफलाइन क्वेश्चंस के लिए, अगर वो यहाँ पे हैं तो प्लीज रिपीट योर क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस दोस। तो ये जनरल क्वेश्चन था कैरियर के लिए, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अल्लाह इनका हाफिज। इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। सर इस कोर्स के हवाले से एक था। जी पूछें। सर वो फर्स्ट लेक्चर में मैम कह रही थी कि आपका ना बेसिक मॉडल ट्रेन करना आता हो, तो मुझे वो नहीं आता। और उसके लिए मैम ने फिर आगे लेक्चर में कहा था, फर्स्ट लेक्चर में, कि हम कुछ चीज़ें भेज देंगे ग्रुप में, स्लैक चैनल में, वो अगर आप देख लें तो आप इस लेवल पे आ जाएंगे डायरेक्टली, कि आप जो है ना मॉडल ट्रेन कर पाएँ और आप इस कोर्स में हमारे पास चल पाएंगे। वैसे को तो चीज़ें बहुत बेसिक से चल रही होंगी, गेट और ये मुझे आता है वैसे भी। तो उस हवाले से था कि वो चीज़ें वगैरह सेंड नहीं होंगी चैनल में। वो हाँ, वो स्लैक में पूछ लें, और अगर ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करें कि वीकेंड पे एक वर्कशॉप रन करें जिसमें सिर्फ मॉडल ट्रेन करना सिखाएं। चाहिए राइट सर, राइट। तो इंशाल्लाह हम वो कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। जी हुस्नैन। सर मैंने आपको पर्सनल पे मैसेज किया था कि मैं 8 ईयर का स्टूडेंट हूँ CIS का, फ्रॉम NID यूनिवर्सिटी, और मेरी CGPA 3.88 है। सर लीड कोड के मैंने 500 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन सर जी अभी तक हैकाथॉन में नहीं गया था। अभी मैंने एक फर्स्ट हैकाथॉन ज्वाइन की है, और सर मैंने जो 8 क्लास से पहले तक सर मैंने मदरसे में पढ़ा है, और फिर देन 8 क्लास के बाद मैंने स्कूलिंग ज्वाइन की थी। तो सर इंग्लिश स्पीकिंग का मुझे काफ़ी मसला होता है, तो सर इसका क्या हाल है? और दूसरा कि मतलब हैकाथॉन्स को ज्वाइन करने के अलावा मुझे और क्या करना चाहिए? और लास्ट मैंने हम्म, आपसे बात की थी कि सर मैं आई कोड पे कोर्स रन करना चाह रहा था कोई भी, उसका मैंने आपको बताया था ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकें। थैंक यू सर। जबरदस्त। पहली तो बात यह है कि आपका चूंकि 8th सेमेस्टर है, डिग्री तकरीबन खत्म होने को है, तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे GPA के साथ डिग्री पूरी कर लें द शॉर्ट टर्म। ये पहला स्टेप है। दूसरा ये है कि अ, हमें हमारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली बात है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं सकते, या अगर जूम पे हूँ तो वो मीटिंग में बोल नहीं सकेंगे प्रॉपरली, या अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कोई
अमेरिका से प्रोफेसर उन्हें कांटेक्ट करे जूम पे इंटरव्यू लेने से, तो उनसे बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाई कोड गुरु की मुख्तलिफ क्लासेज में प्रेजेंट करें। उसके लिए नया कोर्स स्टार्ट करने से भी पहले जब भी हमारे लीड कोड के सेशन हो रहे हैं, आईएल्स के सेशन हो रहे हैं, उन्हें प्रेजेंट करें। तो दूसरा, आप जब आपके पास टाइम है जीपी के अलावा, तो आप आईएल्स की क्लासें अटेंड करें, आईएल्स जीआरई, क्योंकि इसके बाद आपका लीड कोड हो गया हुआ, अब आपने करना है आईएल्स। तो उसके और आईएल्स की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आईएल्स के 2-3 सेशन लें कम से कम। और इस चीज़ को तैयार करने के लिए कि जिस दिन प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले, आप इंटरव्यू पास कर सके, स्कॉलरशिप के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन्स में जाने की जरूरत है। तो डिग्री खत्म होते ही महीने में कम से कम 2 हैकाथॉन में जाएं, वहाँ इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करें और आईएल्स जीआरई क्लासेस लें। और दूसरा ये है कि मॉडरेटर्स को बार बार बताएं कि मैंने कोर्स रन करना है, और आप कोर्स रन करें आईएल्स और जीआरई का ही। पहले एक दो खुद पढ़ लें, उसके बाद आप कोर्स रन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी अच्छा आईएल्स के स्कोर की जरूरत है। तो इंशाल्लाह आपका स्कॉलरशिप बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, एक आईएल्स पे फोकस करें, दूसरा हैकाथॉन्स पे फोकस करें। यस सर, थैंक यू। इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। और जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक जॉब ना करें, क्योंकि जॉब करने से फिर आपकी तैयारी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी, स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर जो लोग अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो लोग आई कोड को किस तरह फॉलो करें? आई कोड पे सेशन सुबह से लेकर शाम तक होते हैं और आप रेकमेंड करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस ले सकें। तो जिसकी यूनिवर्सिटी दोपहर या शाम में ऑफ होती है तो उसके बाद ही कोई सेशन ले सकता है। तो गाइड करें सर, इस तरह हम लोग किस तरह आपके नहीं, आई सेशंस कोड लें ग्रुप और पे अगर आप रेगुलर हो रोजाना सकें। एक सेशन लेते हैं, रेगुलरली रोजाना एक सेशन लेते हैं, पहली तो बात यह है लाइफ में, ये बात याद रख लें कि इस सब जो मोस्टली मोर देन 90% लोग कैरियर में फेल हो रहे हैं, वो फेल हो रहे होते हैं हार्ड वर्क करने की वजह से, ओवर वर्क की वजह से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप आई जी कोड के सर। सारे सेशन लेना शुरू कर देंगे तो 6 महीने बाद आप मेंटली डेड हो जाएंगे। आप पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि जिनका कैरियर प्रोफाइल बड़ा जबरदस्त था, यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया करते थे, लेकिन इस वक्त वो थके हुए भी नजर आते हैं, उनमें एनर्जी भी नजर नहीं आती, और अगर वो टीचर हैं तो वो पढ़ाते भी किसी काम का नहीं। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने हार्डवर्क किया और उसके बाद वो बर्नआउट हो गए और किसी काम के नहीं गए। ये बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो लाइफ में बेहतर कामयाब होने का क्या तरीका है, किसी भी काम में, किसी भी काम को ऐसे करें जैसे आपने चलना सीखा था, कि आपने रोजाना एफर्ट करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना चीज हो रही है कि नहीं हो रही, और इतनी एफर्ट एक दिन नहीं करनी कि अगले दिन काम ही ना हो। मसलन आप रात 12 बजे तक पढ़ते रहे, अगले दिन आप फ्रेश नहीं है, तो आपने रात बिल्कुल फील ना करें कि आपने कोई तीर मार दिया, रात को पढ़ के आपने अपने साथ ज्यादती की है। तो आई कोड गुरु पे जो मोस्टली लोग आते हैं वो 3-4 महीने में बर्न आउट होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लेते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा आई कोड पे रोजाना गुजारें। इससे ज्यादा अगर एनर्जी है तो गुजारें, अगर एनर्जी नहीं है तो ब्रेक लें। अगर आपको पढ़ने को नहीं दिल नहीं कर रहा तो आई गुड गुरु पे 1 घंटे से ज्यादा ना गुजारें, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो इस चीज का ठीक है सर। ध्यान में ख्याल रखें कि आप बिल्कुल इस लाइफ में उसी तरह पढ़ें जिस तरह आपने चलना सीखा था, जिस तरह बोलना सीखा था। ठीक है, हार्ड वर्क करें, 1-2 हफ्ते के लिए कर लें, 1-2 महीने के लिए कर लें, इससे ज्यादा करेंगे तो यू आर प्लानिंग फॉर द फेलियर। तो जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि जॉब में बेशुमार लोग होते हैं जो बेचारे नजर आ रहा होता है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद द जॉब, उसकी रीजन ये वो बर्न आउट होते हैं। तो अपने आप को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी 3-4 आवर्स इन द डे जब आप कुछ नहीं कर रहे। सर इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी।
दिक्कत मतलब शुरू में मैं आई कोड ग्रुप पे इतना टाइम नहीं देती थी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ज़्यादा सेशंस लेना शुरू कर दिए, दिन में 5 to 6 सेशंस लेती थी और फिर उनको प्रैक्टिस वगैरह करना। तो मैं क्या 2 या 3 दिन लगातार इस तरह सेशंस लेने के बाद मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हो जाती थी कि मैं लगातार 2 या 4 दिन या एक हफ्ता आईकुड ग्रुप पे आती ही नहीं थी। तो यस, इट रियली मैटर्स कि आप, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को 1-2 दिनों में इतना थका लेती थी कि वो मैं बिल्कुल एक ब्रेक लेना चाहती थी कि इससे ब्रेक कर लूं। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा, इस चीज को समझ रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 करके कर रही हूँ कि नहीं, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो है एक दिन में 5-6 घंटे दूं इस चीज को। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। थैंक यू जी। किसी और सर मैं क्वेश्चन? जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैं अपनी डिग्रीज की इवैल्यूएशन के हवाले से पूछना चाह रहा था। मेरा बैचलर्स जो है वो मैंने क्रेडिट ट्रांसफर करवा के यूके से किया था लास्ट ईयर। तो वो उनका मतलब 3rd ईयर यूके का, तो बैचलर्स की डिग्री वहाँ से ली थी। और जो क्रेडिट ट्रांसफर करवाए थे इधर से 3 साल के, वो डिप्लोमा के थे एपटेक के। तो ये इसमें मतलब इसकी इवैल्यूएशन वगैरह कैसे WES से होगी, और ये क्या एक्सेप्ट होगा यूएस में? और क्योंकि बाकी जगह पाकिस्तान में तो एक्सेप्टेड नहीं हो रहा, और हाँ HEC। बिल्कुल, ये जो हमारे स्टूडेंट नॉर्मली कर रहे हैं वो HEC से पहले वेरीफाई करवाते हैं, क्योंकि हमारी डिग्री पाकिस्तान की होती है, उसके बाद वेस्ट से बात करते हैं। तो आप वेस्ट से पूछेंगे कि आपको यूके में किसी ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करवाने की जरूरत है। तो जब वो, तो फिर अब वेस्ट से, वेस्ट भी है और एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जो नॉर्थ अमेरिका के लिए वेरीफाई करती है। तो आप उन दोनों में से किसी एक से करवा लें। अच्छा सर, अगर मतलब वैसे नॉर्मली अगर डिग्री वेरीफाई नहीं करे तो यूके में तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन की, लेकिन बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब वेरीफाई मुझे हाँ, करवानी पड़ेगी। इस पे आप स्लैक में पूछ लें, कैरियर सर्विसेज के चैनल में, और पहले वेस्ट से बात करें फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके, जज़ाकल्लाह। जी, किसी और साथी क्वेश्चन को कमेंट? तो जो लोग अभी 6th सेमेस्टर में हैं, तो आफ्टर 6th सेमेस्टर इन समर वेकेशन दे शुड वर्क ऑन देयर आइल्स एंड GRE, और उसके बाद वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD और मास्टर। तो प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। और अगर आप 6th सेमेस्टर से पहले हैं तो फिर लीड कोड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज दैट टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है सर। फिर चलो ठीक है, मेरे ख्याल किसी और को क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स कॉल इट अ डे। एंड थैंक्स टू द होस्ट, इट इज़ ग्रेट प्रिविलेज कि इतना ज़बरदस्त सेशन हो रहा है। एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो इंशाल्लाह a world class career is waiting for you guys, for those who will remain consistent. जज़ाकल्लाह सर। Okay. Challenge over to host. और मेरी आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी अभी आपके दोस्तों को, आपकी कम्युनिटी में आई कोड ग्रुप का लोगों को पता नहीं है। हमारे लिंक्डइन पेज पे जो पोस्ट होती है, प्लीज उसे लाइक और शेयर किया करें अपने सर्कल में। तो वी रियली नीड इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम ज़ाया किए बगैर पता चले। जिस तरह अभी काफ़ी सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, सर स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेसमेंट अप्लाई कैसे करना है, हमें आज ही पता चला। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग अ नेशन। तो उसमें प्लीज, क्या कहते हैं, लिंक्डइन पेज में हमारे को कमेंट किया करें और रीपोस्ट किया करें पोस्ट को, ताकि अवेयरनेस फैले। तो चलें ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जी मैंने वालेकुम। आपसे ना रिपोर्ट्स के बारे में बात की थी सर। तो सर मेरे इलाके में ना विटामिन डी का वो टेस्ट नहीं है, तो वो कल या परसों मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो वहां से करवाऊंगा। ठीक है, तो सर जरूर। बाकी डॉक्टर जी मुझे ये
डॉक्टर ये कह रहे थे कि उस विटामिन डी के टेस्ट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। नहीं तो डॉक्टर, चलें इसके ऑफलाइन बात करते हैं, ये लंबी डिस्कशन। जी जी जी, थैंक सही।